नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संभल में खुदाई हर रोज नए खुलासे कर रही है। आपको बता दें कि कहीं कुआं मिल रहा है तो कहीं बावड़ी के अवशेष मिल रहे हैं। एक बावड़ी मिल चुकी है, बाकी बावड़ियों की खोज लगातार जारी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। संभल हिंसा के बाद संभल में पूरा पुलिस अमला कैंप कर रहा है। संभल के करीब चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। दूसरी बार एएसआई की टीम यहां पहुंची। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। फीता डालकर गहराई की जांच हो रही है। बड़ी तादाद में मजदूरों को लगाया गया है। संभल में ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच के लिए एएसआई की टीम लगातार काम कर रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई एक दो दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। पुलिस चौकी तो जो हर बड़ा एक क्षेत्र है उसमें एक पुलिस चौकी होनी ही चाहिए, तो हर क्षेत्र के अंदर हम संभल में एक एक पुलिस चौकी बना रहे हैं। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं, उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिस कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो, या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा। और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है, वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करके और चौकियां हैं वो युद्ध स्तर पे बनाई जाएंगी। थैंक यू। वो स्टेटस तो कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुदाई चल रही है और जैसा कि देख रहे हैं कि रोड पर ही कुआं वाला स्थल, रोड पर ही कुआं मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमारा इसके पहले जो खुदाई हुई थी, अगर उस मापी के तहत अगर चारों तरफ जाता है तो मेरे ख्याल से तीनों तरफ जो है मकान प्रभावित। ये तो शायद मकान के अंदर तक जा रही है क्या? ऐसा लग रहा है, देखने में खुदाई से लग रहा है कि ये जो है मतलब मकान के अंदर तक जाएगी। और इन लोगों ने कैसे बनाया इसको जो है, ये लोग तो जानते रहे होंगे। जब यहाँ मकान खुला, जब न्यू खोदे होंगे तो इन्हें पता चला होगा कि मतलब यहाँ पर इस अवशेष का जो है पार्ट है, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब तो लग रहा है कि मकान के चारों तरफ, ये इस स्थल से चारों तरफ के एरिया प्रभावित होंगे। तो देखिए, खुदाई लगातार जारी है संभल के अलग अलग हिस्सों में, और आए दिन यहाँ पर नए कुएं जो हैं वो मिल रहे हैं। बावड़ी मिली, उसकी खुदाई चल रही है और ये जांच की जा रही है कि ये बावड़ी कब की है, और जो कुएं की खुदाई हो रही है उसको भी खंगाला जा रहा है कि आखिर ये कुएं कब के हैं, कब इसे बंद किया गया। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ महंत शुभम गिरी हैं, धर्मगुरु हैं। महंत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील भाई, बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं रत्नाकर भाई की, मतलब ये खुदाई 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 कब तक खुदाई चलती रहेगी? शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक शायर अपनी शायरी में कह रहे थे, वही चीज मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि जहां जहां खुदा है वही भगवान,
जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। अगर यकीन नहीं है तो खोद कर देख लो। तो ये परिस्थिति आज जो है संभल में दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को जमींदोज करने का काम कुछ विशेष वर्गों द्वारा किया गया, वो आज सच जो है वो संस्कृति और सभ्यता सबके सामने खुदाई के माध्यम से पता चला। वहां पे निकल रहा है कि 900 साल पुरानी हमारी सभ्यता जो थी, रानी के महल, बावड़ी और ये सारी चीजें जो कुएं मिल रहे हैं या मंदिर जो मिल रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता को जमींदोज करने का जो काम आक्रांताओं ने किया, इस देश पे हमला करके और उसको नष्ट करने का काम किया, वह जो है ASI सर्वे में ये सारी चीजें निकल के आ रही है। कोई गलत नहीं है अगर हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को फिर से रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, उस संस्कृति और सभ्यता को अपने अगले जनरेशन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सच को क्यों दफनाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? उसको तो सच को सामने लाना चाहिए ना। सच को सामने लाइए और आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हमारी संस्कृति तो और सभ्यता ये सिलसिला कब तक चलेगा और कहां तक जाएगा? देखिए, इसमें कोई कब तक चलेगा, कहां तक जाएगा, क्या प्रश्न नहीं आता है। इसमें हमारी जो धर्म से संबंधित नगरियां हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं उनके मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया, आक्रांताओं द्वारा हमला किया गया, उनको जमींदोज किया गया, तो निश्चित रूप से आज परिस्थिति इस कदर जो बन रही है कि लोग जागरूक हैं और खुद जाकर कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो कौन सी संस्कृति है, सरकार का क्या पक्ष है? नहीं रत्नाकर भाई, सरकार का क्या पक्ष है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से संभल को खोदा जा रहा है, हर हिस्से को देश के खोदा जाएगा इसी तरीके से? क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां अगर भगवान है, तो जहां जहां भगवान है वहीं खुदा है। देखिए अभिषेक जी, सरकार का दायित्व तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है। ये जितनी भी खुदाई हो रही है, ये ASI को जो निर्देश मिले हैं, वह कोर्ट के माध्यम से निर्देश मिले हैं, जो जनता ने याचिका दायर किया है उस संबंधित जगह पे। और जब जनता याचिका दायर करेगी, जब उनको जागरूकता आएगी, तो निश्चित रूप से वो अपनी विरासत और संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये कोर्ट के माध्यम से ASI का जो है सर्वे हो रहा है, लेकिन इनको एक विशेष समाज को उस पर भी आपत्ति है। वो सर्वे नहीं होने देंगे, वो वहां पे खुदाई नहीं होने देंगे। प्रशासन के लोग जब वहां पे जाएंगे तो पत्थरबाजी करेंगे, उनको भगाने का काम करेंगे, उकसाने, भड़काने और बरगलाने का काम करेंगे। देखा किस तरह से वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद जो है और विधायक कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सर्वे करने से इनका मना कर दिया जाता है, वहां पे रोका जाता है किस तरह से। तो निश्चित रूप से उपद्रवियों द्वारा यह जो कृत्य किया गया, उसमें कुछ लोग मारे भी गए। मैं उनकी संवेदना व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में उपद्रव फैलाने का काम ये विपक्षी पार्टियां जो कर रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूजा जी क्यों उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रही है आप लोग? रोकना चाहिए। पूजा जी, क्यों उपद्रव फैलाने की कोशिश हो रही है? अभिषेक जी जो है, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सर्वे के लिए गई हुई थी ASI की टीम। तो पहली बात तो ये क्लियर बात है कि अभिषेक जी, जो खुदाई में मिल रहा है ना, वो सर्वे से नहीं मिल रहा है। सर्वे के लिए जो टीम गई हुई थी वो मस्जिद के नीचे, मस्जिद के अंदर सर्वे करने के लिए गई हुई थी। वो जो यहाँ पे खुदाई होकर के किसकी सुरेंद्र बालाजी की पोती, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। पूजा जी बता दीजिए। जितना मैंने अभी जानकारी न्यूज के माध्यम से ही जाना हुआ, पूरा जानकारी करने की कोशिश की, वो मिल रहा है। और इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे जाकर के इकट्ठे होकर के उन्होंने सर्वे रोका। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सर्वे नहीं लिखा। दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी के लोग थे तो आप वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं? अब तक आपने क्या कार्रवाई किया होगा है? बैठ करके चैनल पर ये कह देना कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, ये बड़ा आसान कार्य होता है। आपने हर चीज का एक ही जो है सोल्यूशन निकाल लिया हुआ है कि आपकी सरकार में कोई भी गलती हो जाए, आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो, तो आप सिर्फ एक कार्य करने लग जाते हैं कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। अगर विपक्षी आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार, तो उठाते आप सबको एक तरफ सबके ऊपर केस करते। वो वहाँ पे कैसे उपद्रव कर ले गए? ये आपके लोग थे और आपकी ने उपद्रव करवाया। वहाँ पे आपकी जो है इंटेलिजेंस को ये पता ही नहीं चला कि वहाँ पे उपद्रव से एक स्टेप आगे बढ़ करके पूजा जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस तरीके से जो खुदाई चल रही है जगह जगह पर, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कि इस तरीके से खुदाई होते रहनी चाहिए या इस पर कहीं ना कहीं जाकर के एक लगाम लगने की जरूरत है?
मुझे लगता है कि अभी अभिषेक जी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को पता चलना चाहिए हमारे सभ्यता के बारे में। मुझे लगता है कि सरकार एक चीज पे वर्क करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसमें ये कहीं नहीं आता है। अगर आप ये खुदाई करने से और जो है रिस्टोरेशन करने से, हालांकि जो है जहाँ पे खुदाई चल रही है, उनकी पोती ने कहा कि ये जमीन जो है उन्होंने बेच दी हुई थी किसी बदायूं के अनुजा को, और अनुजा ने प्लॉटिंग करके इसको वहां पे सबको दोबारा बेच दी थी, और उसके बाद में बस्ती बस्ती ये जो है जो क्लेम कर रहे हैं उनका है। तो अगर इस तरीके की खुदाई होते है, इससे तरक्की तो होना नहीं अभिषेक जी। अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की होती तो कोई बात होती। समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें पूजा जी निकल करके भी तो आ रही है ना। देखिए 46 साल बाद एक मंदिर जो है उसे खोला गया, बहुत सारी चीजें निकल करके भी तो आ रही हैं। इससे जो है मुझे नहीं लगता जनरेशन का कोई बेनिफिट हो रहा है या उत्तर प्रदेश का कोई बेनिफिट हो रहा है। अच्छा। अगर रिस्टोरेशन, आपको पता है अभिषेक जी, जहाँ पे भी खुदाई करेंगे, इतना वर्षों पुराना इतिहास है, और पहले के जमाने में हर घर में मंदिर रहा करते थे। हर घर में, अभी तो छोटे मंदिर बनाते सटान किए जाते, पर पहले के जमाने में एक बड़े मंदिर हुआ करते थे। अगर आप खुदाई करने के लिए चले जाएंगे तो हर जगह पे आपको इस तरीके से मंदिर मिल जाएगी जहाँ पे भगवान शिव स्थापित होंगे या फजील भाई अब बोलिए, और सवाल ये भी है कि खुदाई अगर हो रही है तो ये बात तो सच है कि कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद ही चीजें हो रही हैं। इसमें सरकार को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है, सरकार कहां है इसमें? देखिए, ये तो गलत बात आप बोल रहे हैं। कोर्ट ने संभल की मस्जिद की बात जो कही थी, वो तो हाई कोर्ट में कह दिया कि आप बंद लिफाफा में दीजिए उसको, और आगे कोई सर्वे नहीं होगा। ये जो खुदाई हो रही है, इसमें किसी कोर्ट वोर्ट का कोई आदेश नहीं है, ये सब फर्जी खुदाई हो रही है। दूसरी बात हम कह रहे हैं, छोड़िए उसको। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, सिंधु घाटी की 1000 साल का इतिहास मिला उसमें, और उस खुदाई को पूरी दुनिया के इतिहासकार ने देखा करके और उस पर अपना अपना विश्लेषण दिया। उस 1000 साल के इतिहास में एक भी देवी देवता का, सनातन धर्म का कुछ भी नहीं मिला। पूरा 1000 साल बुद्धिस्टों का इतिहास मिला। 1000 साल में 100 राजा रहे होंगे, एक भी हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं थे। पूरा बुद्धिस्टों का इतिहास निकला और पूरी बुद्धिस्ट सभ्यता का उसमें निकला। और राम मंदिर की जब खुदाई हो रही थी, शिलान्यास होने की, वहां भी बुद्ध निकल गए, वहां भी इन लोगों ने बुद्ध को नहीं दिया। उसके बाद जितनी भी देश में सड़कें पुल बनते हैं, जब खुदाई होती है तो बुद्ध की ही मूर्ति निकलती है। तो इसका मतलब कहीं भी घर बनता है या कहीं भी गांव में कोई छोटा मोटा तो अगर बौद्ध धर्म की चीजें मिल रही हैं, यानी कि मतलब जो मुगलों ने जो भी आक्रमण किया तो बौद्धों का नष्ट करके नीचे दबाया था, मतलब कम से कम दबाया तो नीचे कुछ, मीर कासिम सुन लीजिए, कुछ तो नीचे दबाया। मीर कासिम जब भारत में आए तो वहां जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आए तो वहां पे साधु लोग एक किले में छुप गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। एक हफ्ते तक मीर कासिम को हमला करने का आदेश नहीं था ऊपर से, तो एक हफ्ते तक उन्होंने हमला नहीं किया। जब एक हफ्ता हमला नहीं हुआ तो साधु लोग बाहर निकले और जाके मीर कासिम का पैर छू लिया और कहा कि हमने अपने ज्योतिष से देख लिया है, विजयी आप ही होगे। बीच में एक रोड़ा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या रोड़ा है, तो कहा ये बुद्ध धर्म को तोड़ दो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब मीर कासिम को तो बुद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, उन्होंने उसको तोड़ दिया, इन लोगों ने तोड़वा दिया उसको। ऐसा ही करके पुष्यमित्र शुंग, राजा शशांक से लेकर के और तमाम तो ये नहीं तो फजील भाई जितना भी, तो जब ये स्थिति है तो सारा जो आक्रमण करके ये सब बनाया गया है बौद्धों को देंगे। मुगल से 1000 पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं मैं फजील भाई तो देखिए, पहले भी मेरी चर्चा आपके साथ इस पे हुई है। तो फिर जो ये खुदाई में चीजें निकल रही हैं, अगर आपको लगता है कि ये हिंदुओं को नहीं बौद्धों को मिलना चाहिए तो बौद्धों को दीजिएगा, बौद्धों को भी तो आप लोग नहीं देंगे। आप बताइए उसमें क्या निकला है, खुदाई में क्या निकला? जो कुआं खुदा है उसमें माँ पार्वती की मूर्ति निकली है। कैसे माता की पार्वती की मूर्ति है वो, कैसे पता हो गया आप? नहीं तो ये नहीं तो आप ये थोड़े डिसाइड कर लेंगे कि फिर वो बौद्ध का है। पुराण में, जब वो नहीं जब वो पार्वती, माता पार्वती की नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि वो बुद्ध की है? फिर सुन लीजिए, हाँ? बुद्ध की माँ को ये लोग पार्वती बोलते हैं, बुद्ध की माँ को ये लोग पार्वती बोलते हैं। कैसे मालूम हुआ कि वो पार्वती? फजील भाई कम से कम गोल मटोल तो मत करिए, ठीक है? भगवान बुद्ध को भी हम विष्णु का ही अवतार मानते हैं, बौद्ध को तो आप देने को तैयार नहीं होते हैं। बहरहाल मुगल जब ठीक है भारत में, उससे 1000 साल पहले, अच्छा राम मंदिर में बुद्ध निकल गए तो बुद्ध को दिया इन लोगों ने,
ठीक है फजील भाई, अब थोड़ा बुद्ध सा को दिया इन लोगों ने, थोड़ा सा धीरज। राम मंदिर की जब शिलान्यास हो रहा था, थोड़ा सा धीरज। बुद्ध की मूर्तियां निकली, ठीक तो है। दिए बुद्ध को, थोड़ा सा बुद्ध को धीरज, दिए। थोड़ा सा धीरज। हम तो कह रहे अरे 20,000 सर, मंदिरों की लिस्ट बुद्ध अरे सर, भगवान बुद्ध को भी हम विष्णु का ही अवतार मानते हैं, काहे उसके लिए चिंता कर रहे हैं? मंदिरों पर मुकदमा आप बुद्ध को भी नहीं मान देने के लिए तैयार होंगे? ठीक है, रत्नाकर जी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से। वजीर भाई, जिस तरह मुगलिया सल्तनत के को ग्लोरीफाई करने, मुगल से 1000 साल पहले की 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। फजील भाई, आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, प्लीज प्लीज प्लीज। फजील भाई, फजील भाई, आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे। मुगल से पहले की कोई जानकारी नहीं है। फजील भाई, ऐसे में फिर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, सो प्लीज। बिल्कुल डाउन करवाइए इनकी ऑडियो। अरे नहीं, आप कहिए तो हम हट जा रहे हैं, इन्हीं को सुनिए। नहीं फजील भाई, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। फजील भाई, ये लॉजिक नहीं हुआ, ये पूरी इच्छा आपकी नहीं। आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे। इन्होंने मुगल से पहले का इतिहास ही नहीं पढ़ा, कैसे जो है कैसे। अरे ठीक है सर, सबसे ज्यादा इतिहास अगर आपने पढ़ा है जो खुदाई में मिल रहा है, आप मूर्ति को मूर्ति मानेंगे नहीं? आप तो किसी चीज करेंगे नहीं। ठीक है, जी बोलिए रत्नाकर जी। अभिषेक जी, देखिए किस तरह से ये यहाँ पे किस तरह से मुगल आकाओं हैं उनको ग्लोरीफाई। अरे मुगल से पहले की बात बोलिए ना, मुगल से थोड़ा दुनिया चल रही है। फजील भाई, मुगल से 1000 साल पुराना इतिहास। फजील मेरा ऑडियो डाउन करिए प्लीज, ऐसे में फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। फजील भाई, ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगी, सारे ऑडियो डाउन। सिर्फ रत्नाकर जी का ऑडियो, सिर्फ रत्नाकर जी का ऑडियो। रत्नाकर जी बोलिए, बोलिए, सिर्फ आपका ऑडियो ऑफ है, बोलिए। मैं यही कह रहा था अभी अभिषेक जी, किस तरह से हिंदुओं को अपमानित करके, अभी कुछ क्षण पहले ही आपने इनकी भाषा को सुना, कितने तल्ख लहजे में इन्होंने कहा कि साधु जाकर पैर पकड़ लिए वहां पे मुसलमानों जो वहां आका थे, इनके आए थे बाहर से आक्रांता, उनके पैर पकड़ लिए और बोले नहीं हमें ज्योतिष में दिखा। किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे थे और मुगलिया सल्तनत को ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहूंगा इनसे यहाँ पे बैठ करके कि आप भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए भावनाओं से जुड़े हैं या फिर मुगलिया सल्तनत की भावनाओं को आप उजागर करके और उनको ग्लोरीफाई करने का काम करें? पहले आप ये स्वयं क्लियर कर दीजिए। दूसरी चीज ये कह रहे थे, ये उनको कुछ जानकारी है कि नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किस तरह से कह रहे हैं ये कि बौद्ध को माँ पार्वती का से संबंधित करके ये छोड़ रहे थे? किस इतिहास में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, जरा ये बता दें। यहाँ पे बैठ करके झूठी बात कह रहे हैं। और ये मैं तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी कि देखिए, आप अटाला मस्जिद ही ले लीजिए। आप अटाला मस्जिद कभी चले जाइए, मैं खुद स्वयं गया हूं वहां पे। अटाला मस्जिद में आप प्रवेश करेंगे, जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको माँ अटला देवी का अनुभूति होगा। वहां पे गुंबद जो खंभे बने हुए हैं उस पर कलाकृति जो उकेरी गई है, उस पे आएंगे, लेकिन एक एक कमेंट अब दिनेश जी से ले लेते हैं और मोहन जी से ले लेते हैं। पूरी कर लूं। वो सारी चीजें अपने आप में बयां करती है कि हमारी संस्कृति को नष्ट करके मुगलिया आक्रांताओं ने अपने गुंबद बनाए और मस्जिद बनाए, जिसको सही समय आने पे हम निश्चित रूप से जनता के सामने रखेंगे और कोर्ट के माध्यम से रखेंगे, संविधान के कानून के तहत हम रखेंगे। हम कोई वहां उपद्रव करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर। महन जी, अब आपसे चाहेंगे एक कमेंट कि जिस तरीके से अब देखिए मूर्तियां निकल रही हैं, अब तो मूर्तियों को भी तो ये मानेंगे ही नहीं, तो फिर इस खुदाई का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। से आज बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। देश के महान देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। मैं पतित पावनी मां उनके आत्मा शांति अपने श्री चरणों में स्थान। देखो अभिषेक जी, आप का चर्चा की संबल का जिगर आप इसका मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा और अर्थ का वर्णन है और उप का वर्णन है। तो इस प्रकार से संबल में जो मूर्तियां मिल रही है ये केंद्र है कि ऐसे जो पुराने मंदिर होते हैं बहुत। मैं गांव पे रहता हूं, खुदाई के दौरान कई बार शंकर जी की शिवलिंग थी। अगर मेरे गांव में वहां पर भी कई
और वहाँ के स्थानीय व्यक्ति पूजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संबल एक तीर्थ है। भगवान विष्णु को उत्तर प्रदेश बहुत प्रिय है और उत्तर प्रदेश में जन्म लेंगे। अहमद जो विवाद है, बौद्धिस्ट मंदिर कहाँ से, बौद्धिस्ट में कोई तारा देवी हिंदू की देवी है, इसका प्रयोग होता है, उसको तो इसी प्रकार से आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन संबल में जो घटना हुई वो है, साइड में जो घटना हुई वो मैं निंदा कर, लेकिन भारत देश एक बस्ती देश है और विभाग है, इसको ढूंढे जगह को ढूंढेंगे, वनों में आप फिर मिलेंगे। मैं खुद एक मंदिर का और हरिद्वार में वन विभाग, सुप्रीम कोर्ट ने यह को प्रवेश दी जाए, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं में अभी कई मंदिर मिलने। ठीक है शुभम गिरी जी, आते हैं फिर से। दिनेश जी, एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे। अब देखिए, जो खुदाई हो रही है, खुदाई में बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी चीजें खुल करके निकल करके सामने आ रही हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? दिनेश जी। जी आप सभी को प्रणाम अभिषेक जी। देखिए, इसमें किसी तरह की पॉलिटिसाइज करने की या किसी तरह की राजनीतिकरण करने की इसमें देखिए कोई आवश्यकता नहीं थी। पुराने मतलब के समय के मैं अगर इतिहास काल की अगर बात करूं तो 5वीं सदी से लेकर के 5वीं शताब्दी से लेकर के करीब करीब 1200 कुछ तक, और पूरे तरीके से हिंदू जो राजा थे तो उन्हीं का करीब करीब शासन रहा। उसके बाद में 1400 से लेकर के 1600 तक जो है, मतलब उसमें एक तरह से मान के चले हैं कि दूसरे जो बाहर से आकर के मुस्लिम अकरत जो उन्होंने एक तरह से कैप्चर करने का काम किया। और मैं बताता हूँ नाम के साथ में कि 1400 मतलब जैसे ईस्वी जो शताब्दी जो थी उसमें तुगलक जो थे उनका शासन था संबंध में। उसके बाद में 15वीं शताब्दी जो थी उसमें यहाँ पर लोधी साम्राज्य था और उसकी राजधानी इसको बनाया गया था। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली से जब कूच करके चले थे तो रास्ते में मान के चले कि जो जैसे कि गाँव से और यंग जो मतलब कि वहाँ पे जो नौजवान जो थे या मिडिल एज के जो लोग थे उनको अपने साथ में, और सेना के कार्य करने के लिए, सेना की सेवा करने के लिए रसोईया बना करके, किसी को नौकर बना के, इस तरह की चीजों के लिए रखा गया था। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, घोड़ों खाने खिलाने के, घोड़ों की सेवा करने के लिए। उसके बाद में रास्ते में जैसे वो किसी तरह कोई बीमार हुए या इस तरह के कुछ अगर उनको दिक्कत परेशानी हुई तो मैं पूरे इतिहास की अगर जैसे कि देख के अगर बताऊं उसमें, तो ये देखिए कि जैसे कि रास्ते में चलते हैं दिल्ली से चलते टाइम पे और आगे जाकर के बागपत के पास में ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें कि सामूहिक कब्रगाह, मतलब एक तरह से पूरा जब जैसे कोई बीमार हो कुछ हो गया तो जिंदा उनको वहां पर दफन करके, और मतलब कि उसमें हजारों की संख्या में कंकाल मिले खुदाई में से। ये पहले से चीन चलती है। उसके बाद अगर वहां जाकर के जैसे किसी डीएम के ओपन हाउस में और किसी अगर व्यक्ति ने, हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने जाकर वहां पर गुहार लगाई कि हमारी जो पुरानी धरोहर है उसको दोबारा संरक्षित करने के लिए या उस पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाए, तो एएसआई से गुहार की, डीएम से गुहार की, तो उसमें क्या आपत्ति किसी को होनी चाहिए? मुझे तो लगता है उसमें कोई दिक्कत। उसमें अगर देखिए, अगर अवशेष अगर किसी मस्जिद का निकला तब भी कोई आपत्ति नहीं है, उसका भी स्वागत है। पुरानी धरोहर हमारी जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मतलब कि किसी ईसाई की, किसी कोई चर्च में अगर मिले तब भी उसका स्वागत है। उसमें क्या दिक्कत है? उसको भी अगर पॉलिटिसाइज करने का अगर काम अगर है कि प्रतिपक्ष के लोग अगर करते हैं तो मैं घोर निंदनीय इसको समझता हूँ। दूसरा देखिए, जैसे कि मैंने बताया, तो इससे पहले जैसे कि जब हिंदुओं का शासन था तो उस टाइम पे उन लोगों ने एक तरह से आजकल जैसे मनरेगा या पहले मनरेगा या मजदूरों को काम करने की जैसे गारंटी के तौर पे जो मतलब सरकार करती है, तो उस टाइम पे जो हिंदू राजा थे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से संरचना कर रखी थी। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उसमें यह था कि जैसे कि उनको गरीब गुरबा लोग थे उनके घर पे लगातार चूल्हा जलता रहे, उसके लिए लगातार बावड़ी बनाने का काम, मंदिर बनाने का काम। विशाल का जो मंदिर है उसी टाइम के एक तरह से मिलेंगे आपको। पंचाल जो राजा थे उनके शासन के बोले या जैसे कि बाद में सम्राट अशोक के समय के बोले, तो उस टाइम की चीजें सारी देखे तो वही अवशेष हमें आज दिखाई दे रहे हैं। और बावड़ी होती है पानी संरक्षण का, क्योंकि बहुत बार क्या था कि पानी बहुत जगह पे कम मिलता था और सेना के रुकने की जगह भी वहां पर होती थी। इसी को देख करके तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी को परहेज नहीं होना चाहिए और तरीके से सब चीजें अगर देखी जाए तो एक तरह से हमारे इतिहास का हिस्सा है, तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ठीक है जी अभिषेक जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद पूजा जी आता हूं आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूजा जी आपके पास आते हैं और सवाल यही होगा कि देखिए, अभी फजील अहमद जी को भी आपने सुना होगा, अब खुदाई के दौरान मूर्तियां निकल रही हैं तो निकल रही हैं और वो माता पार्वती की मूर्ति है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब उस मूर्ति को डिनाई कर देना कि वो मूर्ति है ही नहीं, कैसे ये डिसाइड होगा? तो फिर सब कुछ कौन डिसाइड करेगा?
एएसआई डिसाइड नहीं करे, कोर्ट डिसाइड नहीं करे, सरकार डिसाइड नहीं करे, तो डिसाइड कौन करेगा फिर? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जिस धर्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं होनी चाहिए उस पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे मुस्लिम धर्म की जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो आइडल्स की पूजा क्यों नहीं करते हैं, तो उस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करूंगी। और फजील जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप जो है नहीं पहचान सकते हिंदू गॉडेसेस को, तो फिर आप उस पर टिप्पणी भी मत करिए। जितना आपका ज्ञान है जो आपके धर्म के बारे में है वो आप कीजिए, वो बेहतर होगा। उसके बाद भी मैं राजनीतिक विश्लेषक जो सतीश जी हैं उनसे कहना चाहूंगी कि ये राजनीति पक्ष नहीं कर रहा है। आपकी हमेशा अच्छी लगती है, आप जब विश्लेषण करते हैं, पर जब आप ये कहते हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ये कहना चाहिए था कि विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति का जन्म होता है जब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के मंचों से ये कहते हैं कि 1978 में 184 लोग जो वहाँ पे डेथ पे वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, दंगा हुआ, और ये विपक्ष ने कराया, विपक्ष चुप रही। वहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि विपक्ष उसमें वो कह रहे थे सर्वे हुआ, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का दिक्कत हुआ, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। विपक्ष की तो बात पूछने जाएगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है, 5 लोगों की हो जाती है, तो वो सवाल किससे पूछ जाएगा? सरकार। दोनों चीजें बनने पूजा जी, मैं बोलना चाहूंगा जब जी बोलिए। चिंता मत करिए, मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं, उसमें चलिए जाऊंगी, आप बोलिए। ठीक है दिनेश जी, रिप्लाई कीजिए। दिनेश जी। जी धन्यवाद। देखिए, पूजा जी के मैं सम्मान करता हूँ, अपना इनका निजी मत है, तो उस तरीके से तो उन्होंने जो बात, जैसे मैंने बात रखी तो उन्होंने अपनी बात भी रखी, तो मैं उनकी महिला होने के नाते भी और मतलब प्रवक्ता होने के नाते और अपनी जैसे अपनी बात बेहतरीन रखी उसके नाते मैं इनका सम्मान करता हूँ। लेकिन साथ में देखिए, जैसे जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, तो उसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ चीज़ों को लेकर के कि मेरा अपना मत था और पूरे तरीके से ये तथ्य जो है और मतलब गूगल पे वेरीफाई की जा सकते हैं, और उसमें किसी धर्म के बारे में मैंने साथ में मस्जिद का भी जिक्र किया कि अगर जैसे कि अगर नहीं, वो फजील जी के लिए बोले थे कि फजील जी के लिए, वो फजील जी नहीं, वो आपके लिए नहीं, बिल्कुल आपके लिए। बस मैंने इतना ही कहा कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर वो फजील जी के लिए ठीक है। हाँ थोड़ी मैं बताता हूँ। नहीं देखिए, तो सुनिए, उसमें बताता हूँ, जो दंगे की जैसे आप बात कर रही हैं, तो दंगे के समय पे एक आप थोड़ा सा फैक्ट चेक भी कर लीजिएगा इसमें कि जो दंगे हुए पूजा जी, उसमें आप जो बता रही हैं उससे कहीं ज्यादा लोग हताहत उसमें हुए, और उस टाइम पे किसकी सरकार थी वो भी देखिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी की जिससे जहां से आप आती हैं, तो उसमें देखिए आप अपने देखिए बेहतरीन वक्त है, आपके साथ मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके अपने मत है, सब कुछ है, लेकिन आपके समय में कितने दंगे हुए और किस चीज को लेके हुए वो सब देखने की चीजें, और उस टाइम पे क्या बोल गया वो भी देखने की चीजें, कितने समय कर्फ्यू लगा देखिए वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, पूजा जी, ठीक है, हम आईना भी देख लेते हैं, गिरेबान में भी झांक लेते हैं, हम इस चीज को ठीक है। रत्नाकर जी, अब इस चीज को अग्री करते, मुजफ्फरनगर का दंगा बुरा था, भले जो भाजपा का। रत्नाकर जी का हो चुका है, मेरा नंबर है अभिषेक। ठीक, आ रहा हूँ फजील भाई, रत्नाकर जी का हो चुका है, मेरा नंबर है। अब ये भी मतलब डिसाइड आप ही करेंगे, रुक तो जाइए, आ रहा हूँ। एक आदमी से 3 बार बोलवा चुके हैं और हमसे एक बार बोलवा रहे। अरे भाई, तो सारा सवाल, सारे जवाब उन्हीं को देने हैं, पूरा समय देंगे और एक आदमी को समय फजील भाई कैसे होगा? सारे जवाब उन्हीं को देने हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा, कहाँ दे पा रहे, जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा। मैं मेरी बात पूरी कर रही हूं। पूजा जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं इसी के समय में इंटरफेयर नहीं की थी, और मैं जो है रत्नाकर जी के साथ में कई बार डिबेट में बैठ चुकी हूँ, साथी पैनलिस्ट होने के नाते मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैंने आपके हर चैनल में एक बात सुनी है कि मैं डिबेट छोड़ करके चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई, मत करिए, आप हमेशा हर चैनल में। देखिए, पूजा जी जो है ना पिछड़ी जात से नहीं आती है। ठीक है, पूजा जी की समस्या क्या है कि पूजा जी पिछड़ी जात में नहीं आती है। अच्छा, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे, अब ये तो उनको शूद्र समझ करके उनका कार्यालय गंगा जल से शुद्ध किया गया। बोले तो बेहतर रहेगा। ये पूजा मिश्रा को नहीं पता है ना, या पूजा मिश्रा उसको बताना नहीं भाई, फिर अखिलेश यादव फिर भी मुख्यमंत्री पद फिर अब आप उनकी पार्टी में मतलब जाति वाला काहे घुसेड़ रहे हैं? अछूत है अखिलेश यादव, शूद्र है। ठीक ये है, बात पूजा मिश्रा को नहीं पता है ना, अगर पता भी होगा तो ये नहीं बताएंगे। अरे पार्टी की प्रवक्ता है, वो बेहतर तरीके से बात रखना जानती हैं, तो उनका वाला बात कम से कम आप देखिए, हाँ, उनका अपना निजी मामला, वही तो कहते हैं। नहीं, निजी नहीं है, यही तो दिक्कत है ना फजील भाई। आप देखिए दिक्कत क्या है ना फजील भाई, शुद्ध किया गया था गंगा जल से। फजील भाई एक बात मैं कहता हूँ, देखिए फजील भाई, जब एक उंगली आप किसी की तरफ कर रहे होते हैं ना, नहीं फजील भाई, जब आप एक उंगली किसी तरफ कर रहे होते ना, तो 3 उंगलियां आपके तरफ भी उठती हैं। तो आप जैसे वो कह रहे थे ना कि मूर्ति के बारे में आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, वो एसआई डिसाइड कर देगा, और उसने डिसाइड करके ही बताया। ठीक है, तो अखिलेश यादव जी के बारे में बेहतर तरीके से बात वो रखना जानती हैं, आप
उनकी पार्टी का वो पक्ष है, वो रखने दीजिए, ठीक है। इनको भी नीच कहा जाता है, तब इनको समझ में आता कि ये क्या है। ठीक है, पार्टी की प्रवक्ता वो है, पार्टी का पक्ष रखना वो बेहतर तरीके से जानती है, ठीक है। अब वो किस जाति से हैं वो डिसाइड करना आपका काम नहीं है, वो उन पे छोड़ दीजिए। वो अखिलेश यादव जी के विवेक पे आप सवाल उठा रहे हैं, उनको नीच समझ के, ठीक है, कार्यालय गंगाजल से शुरू, कोई बात नहीं सर। तो आप इनको अच्छी लग रही है, आप अखिलेश यादव जी के विवेक पे सवाल काहे उठा रहे हैं? ठीक है, आप अखिलेश यादव जी के विवेक पे सवाल उठा रहे हैं। हम अखिलेश यादव को नहीं, अखिलेश यादव जी के विवेक पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप शूद्र हैं ना, आप उनके विवेक पे सवाल उठा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका विवेक अपना है, ठीक है ना। पूजा मिश्रा की काबिलियत देख करके ही उनको, अब काबिलियत में आप वही खोजिएगा ना, जाति। आपको तो आदत है काबिलियत में जाति खोजने की, अब पूजा मिश्रा में वो काबिलियत है तो है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। ये तो अखिलेश यादव जाने वाली पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप मिश्रा हैं, ऐसी पार्टी में हैं। ये बड़ी नहीं, आप शूद्र समझ के अखिलेश यादव का गंगा जल से शुद्ध किया गया, ठीक है। इस पे अगर आप, अरे साहब आ जाइए ना संभल में, काहे अब उस पे जा रहे हैं? उस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। रत्नाकर जी, लेकिन दिक्कत यह है कि देखिए अब कई लोग ऐसे खड़े होंगे जो उस मूर्ति को मानेंगे ही नहीं, जैसे अब फजील अहमद जैसे लोग कई खड़े होंगे, मूर्ति को नहीं मानेंगे। दिवाली के बाद मूर्ति आप लोग फेंक देते हैं, वो मूर्ति कहीं कुएं में जाती है, कहीं मिट्टी में दब जाती है, वो तो निकलेगी ना बाद में खुदाई होने पर। तो इससे आपको काहे तकलीफ हो रही है प्रभु? फजील भाई, इससे तकलीफ काहे हो रही है? कोर्ट कह रहा है ना खोदने के लिए, खोदा जा रहा है, सिंपल बात है। रत्नाकर जी की एक बात का जवाब दे दे हम, क्योंकि इन्होंने कहा है अगर इनको भविष्य पुराण पता होता ना तो मीर कासिम की बात पर इनको बुरा नहीं लगता। ये आप भविष्य पुराण पढ़ लीजिए जाके। मीर कासिम कौन था? पुराण की बात बाबा जी ने कहा, मीर कासिम एक आक्रांता था, वो कुछ भी किया हो। मस्जिद का केस चल रहा था, सुनिए अभिषेक जी, आप तो बोलने ही नहीं देते यार। अरे साहब, तो आप तो रुक तो जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं बहस नहीं कर रहा फजील भाई। आप देखिए, अगर माता पार्वती की मूर्ति के लिए आप उस तरीके से बोलेंगे तो मैं सवाल आपसे पूछा जाएगा। अरे भैया, तो हम तो जवाब दे रहे हैं ना। हाँ। सुनिए तो हमारी बात, बोलिए। स्कंद पुराण की बात हुई, सुन लीजिए। हम देखिए, धर्म किसी की बपौती नहीं है, किसी भी धर्म के बारे में कोई जान सकता है और जानिए, लेकिन ज्ञान ना हो तो मत बोलिए। सुनिए, हाँ। गीता प्रेस का बहुत धन्यवाद, हाँ। कि गीता प्रेस ने जब से तारीख पुराणों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, हम लोग भी उसके बारे में जानने लगे। नहीं तो पहले नहीं जान पाते थे, पहले वो संस्कृत में था। अब क्या है, गीता प्रेस ने उसको हिंदी में अनुवाद करा दिया है, सारे पुराण को, सारे रामायण को, महाभारत को, सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब पढ़ना लिखना बहुत आसान हो गया है, सबको जानना आसान हो गया है। तो स्कंद पुराण के बारे में सुप्रीम कोर्ट को, अयोध्या का जब मस्जिद का केस चल रहा था, इन लोग स्कंद पुराण लेके गए, कई दिन तक बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब हम लोग नहीं मानते, समझ रहे आप। और स्कंद पुराण में कहीं चर्चा नहीं है संभल की। वहां पे चर्चा किसकी है कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, बाएं अंगूठे से गंगा निकल रही है, दाहिने अंगूठे से सरजू निकल रही है, और शंख पर पृथ्वी, पूरी पृथ्वी उनके शंख पर है, ये लिखा है पुराण में। तो जब पृथ्वी पूरी है, उस पृथ्वी में तो अमेरिका भी आ गया, उस पृथ्वी में लंदन ब्रिटेन भी आ गया, उस पृथ्वी में फिलिस्तीन भी आ गया, उस पृथ्वी में इजराइल भी आ गया। सुनिए सर, ये आस्था अगर किसी की है तो इस आस्था का आप सम्मान, हम अगर आपकी, यही तो कहते हैं कि जब हम आपकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं, आप सामने वाले की आस्था का सम्मान कीजिए। रत्नाकर जी ने मीर कासिम का एतराज जताया। मीर कासिम कौन था? हिंदुस्तानी था। मीर कासिम हिंदुस्तानी था। मीर कासिम कहाँ का था? हिंदुस्तानी था। आप ही बताइए, मुझे नहीं पता है, आप बताइए कहाँ का था? कहाँ से आया था? आप बताइए ना कहाँ का था मीर कासिम? मीर कासिम आपके लिए पूजनीय होगा, मेरे लिए पूजनीय नहीं है। सुनिए, मेरे लिए तो सिंपल बात है। हाँ, तो आपके लिए पूजनीय होगा। बाबर आपके लिए पूजनीय होगा, मेरे लिए नहीं है। भारत कहाँ से कहाँ तक? अकबर आपके लिए पूजनीय होगा, मेरे लिए नहीं है पूजनीय। सिंपल बात है। अरे नहीं है तो हमारे लिए तो है ना। आपके लिए तो आप पूजिए ना, आप पूजिए उसको। डीएनए है वो। अकबर बाबर को, आपका डीएनए नहीं है, चेक करवा लीजिएगा। अरे बिल्कुल डीएनए है हमारा। रत्नाकर जी अब बोलिए, देखिए फिर वही इतिहास वाला पन्ना खोलिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो इस देश को, वो एक फिल्म है ना कि सबके पिता रामपाल, वही वाला स्थिति हो जाएगी। अमर, अकबर, एक एंथोनी, तीनों के पिता कौन? तो रामलाल, वो वाला हाल हो जाएगा। अब रत्नाकर जी बोलिए। इन सबको जीत करके ठीक है फजील अहमद, ठीक है मुगलों ने। रत्नाकर जी
रत्नाकर जी ऑडियो शायद आपने म्यूट कर रखा है। नहीं, मेरा हाँ अब बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ जी जी। देखिए आज कैसे लोग चेहरे पे कितनी पहचान दिखती है, ये हमें बता दे बारे में जानकारी। अरे मीर कासिम वाला जरा बता दीजिए, भविष्य पुराण ऑडियो पढ़े डाउन, आप? फजील अहमद का ऑडियो डाउन, सिर्फ और सिर्फ रत्नाकर जी का ऑडियो आप रखिएगा, सारे ऑडियो भविष्य डाउन, पुराण के बारे में जरा ही बता दें हमको। सारे ऑडियो डाउन। मैंने कोई इंटरप्ट नहीं, 2 मिनट का बोलिए। ठीक है, देखिए इनके चेहरे पे कितनी बौखलाहट दिख रही थी। हाँ, ये इतिहास के बारे में एक साधारण सी फैक्ट है जो सब लोग जानते हैं। 12वीं शताब्दी से पहले इस देश में कोई मुस्लिम समाज नहीं था, कोई मस्जिद नहीं था। ये मुगल आक्रांता आए और यहाँ पे मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिद बनाई। ये अकबरनामा में भी लिखा हुआ है, जो इनके धर्म में अकबरनामा जो पढ़ते हैं ना ये लोग, उसमें भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे। आज ये ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं इतना मुगल आक्रांताओं को? क्योंकि ये कन्वर्टेड लोग हैं। ये कन्वर्टेड लोग जो है, जो झुक गए मुगल आक्रांताओं के सामने, इसलिए उनको ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे लोग, हमारा धर्म, उसको अगर ग्लोरीफाई करते तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि आप भारत के साथ हैं, भारत की संस्कृति के साथ है, भारत के लोगों की भावनाओं के साथ है, लेकिन ये नहीं है। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, अभी हमारी बहन कह रही थी, पूजा मिश्रा जी, 1978 का जो है ये कह रही थी, उदाहरण दे रही थी। हाँ बिल्कुल, योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। अभिषेक जी, संभल एक ऐसा उदाहरण है पूरे देश में जो अपने आप में यह दर्शाता है कि हम वहां पे घटे तो हम वहां पे बट गए और वहां से हट गए। अब मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं, उससे आप साफ दर्शाता है ये चीज कि आजादी के बाद वहां पे हिंदुओं मुसलमानों की आबादी 55% थी और वो आज के डेट में वहां पे मुसलमानों की आबादी 85% हो गई है। वहीं हमारे हिंदुओं की आबादी 45% थी और आज वो घट करके 35% हो गई है। जहां जहां ये हम लोग को बांटने का काम किए, वहां वहां हम घट गए, वहां वहां परिस्थिति संभल जैसी हो गई, वहां पे हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गया। हमारे मंदिरों को, हमारे महलों को, हमारी विरासत को, हमारे संस्कृति को इन लोगों ने जमींदोज कर दिया। ये पूरे देश में एक उम्दा उदाहरण है। हर व्यक्ति को यह सबक लेना चाहिए। इसलिए कहा गया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और एक तो अब ये तो पूरे देश को समझने की जरूरत ना है। जिस तरीके से अभी फजील अहमद जी ने ये कहा कि पूजा मिश्रा उस जाति से नहीं आती हैं जिस जाति को पार्टी लीड करती है। अब ये चीज तो समझने की जरूरत है बाकी पार्टियों को। अखिलेश यादव जी का अपना विवेक है, वो जानते होंगे कि पूजा मिश्रा में कितनी काबिलियत है। इसी तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, गलत क्या कहते हैं? शुभम जी, करे बटेंगे तो कटेंगे, उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी, राजनीति के साथ एक संत, और वो संत भी है और पीठाधीश्वर भी है और इतने बड़े प्रदेश के मंत्री भी है। तो इस प्रकार की वो भाषा को पहले आपस में कि आपस में बटिए, एकता का सूत्र बनाई। लेकिन जहां तक फाजिल अहमद है, बहुत बिल्कुल गलत बात है। पूजा मिश्रा जी बैठी है, इनके ऊपर अपमानित बात उनको चाहिए, इनकी जाति के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि पूजा मिश्रा जी से मेरे को से कार्य पड़ जाएगा, आपसे हमारी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबके बिल्कुल, हमारा धर्म बिल्कुल अलग हो। महिला का अपमान करना कभी मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, मेरे को राज में पूजा मिश्रा वहां पर उपस्थित रहती है। लेकिन जहां तक संबल की बात है, संबल ग्राम में जो देवव्रत ब्राह्मण कर देंगे, अब कल मंदिर भी बन रहा है, असत हुई। आचार्य श्रम ने पहले विचार किया था, वो भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन वो हर बार इसका भजन गाते थे। कल की महोत्सव का आयोजन किया और कृष्ण की वजह से संबल एक, लेकिन धीरे धीरे संबल से इतिहास मिल रहे, बहुत इतिहास का भी मुजफ्फरनगर में मंदिर मिला, लेकिन एक बात देखिए, मंदिर में मिला
और मुकेश भाई ने अपने तोड़ने के लिए बात कही। एक भारत है, एक तो भारत में वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम इस चीज की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि का साथ सबका विकास। तो हर बात की अलग अलग राजनीति करते हैं, लेकिन में सरकार से मंदिर बन रहे हैं तो मंदिर कह रहे हैं कि बौद्ध मत भी उससे निकले, बौद्ध तो हमारे निकले हैं। ठीक है शुभम जी। इस्लाम कन्वर्ट अब्दुल कलाम से भारत अब्दुल्ला जी से सीख लेने तो खाली विवादों पे सुन के पढ़ाते हैं, बस खाली टीवी में बैठ के होमो नहीं होता। ठीक है, अब दिनेश जी बोलिए। दिनेश जी आप बोलना चाह रहे थे, दिनेश जी बोलिए। देखिए अभिषेक जी, अभी फजील जी इसको डिबेट को हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं मुझे लगता है, तो लेकिन हिंदू मुस्लिम के लिए इसमें कोई जगह कहीं पे स्कोप ही नाम की चीज नहीं है। और दूसरा जैसे कि हिस्ट्री का बातचीत देखिए, हालांकि फजील जी ठीक है अच्छे तरीके से अपनी बातचीत उन्होंने रखी और मुस्लिम स्कॉलर है, लेकिन साथ में देखिए कहते हैं कि जैसे कुछ चीजों को लेकर इन्होंने पुराण को लेकर और अन्य चीजों को लेकर, तो देखिए उसमें सिर्फ एक शब्द में कहना चाहूंगा कि आधा ज्ञान विश्वमान, क्योंकि चीजों को पहले की चीजों को लेकर आप स्पष्टता से अगर बात करेंगे तब तो ठीक रहेगा, लेकिन आधा अधूरा याद है कि हाफ बेक्ड अगर चीज अगर पेश करेंगे तो वो हाजमा भी खराब करेगी और टेस्ट में भी ठीक नहीं होगी। तो उस चीज को लेकर के दूसरा देखिए जो मुस्लिम यहाँ पर जो है वो देशज मुसलमान, ये दो तरह की जैसी चीजें हैं। देशज मुसलमान यानी पसमानदा, या फिर इसके अलावा अशराफ। अशराफ जो है वो बाहर के हैं, विदेशी जो आकर के जिन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम जो थे यहाँ कन्वर्टेड या जैसे उस तरीके से यहाँ के जो देशज मुसलमान उनको सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया, उनको एक तरह से अपने पॉलिटिकल विरासत को आगे बढ़ाने के लिए या उनको एक तरह से सिर्फ अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह यूज करने का काम किया, और सिर्फ उसमें से और जो जूस जैसे निकालना था, जूस में से जो अर्जित करना था वो सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए और अपने कुनबे के फायदे के लिए करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं देखिए आंखें खोले, हम लोग कहीं अलग नहीं है, ना हिंदू इस देश का अलग है, मुसलमान अलग है, सब लोग इकट्ठे एक ही जगह पे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जैसे बातचीत अभी बताई गई एक वक्ता द्वारा, तो मैं उससे पूरे तरीके से उसमें मतलब है कि उसको मानता हूँ। और दूसरा देखिए इतिहास के जैसे कहते हैं 1000 साल पहले, तो 1000 साल पहले छोड़िए 1200 शताब्दी मतलब जो शताब्दी जो थी, तो उसके अंदर आप देख के चलिए कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर 2 बड़े युद्ध किए, किसके साथ किए वो देख के चले। और बीज बोने का काम जैसे उस टाइम पे जैसे कि मुगल शासक लोधी और जैसे कि ऐबक वगैरह इन लोगों ने जो वहां पर जो किए, और बहुत समृद्ध इतिहास है संभल का अभिषेक जी, तो उसमें देखिए कि इनको शायद इतिहास में पहले जाके देखना पड़ेगा। पहले जितने जो मंदिर और जो बावड़ी और इस तरह की जो चीजें थी, धार्मिक जो थी इतिहास जो था, उसको मिटाने, क्योंकि जैसे संस्कृति में कहा था कि अगर किसी देश का कल्चर अगर खत्म कर दिया तो मान के चले कि वहां की संस्कृति खत्म करने के बाद वार तो उसी पे किया गया ना। ठीक है पूजा जी, अब रिप्लाई कीजिए पूजा जी। देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि राजनीति वहां पे आ जाती है। भाजपा के प्रवक्ता ने फिर बोला कि 1978 की बात, ठीक है हम एग्री करते हैं कि उस वक्त जो है गलत हुआ था, हम अभी भी जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, एग्री करते हैं इस बात को। लेकिन ये कहना कि विपक्ष की सरकारों ने किया, तो उस टाइम आपको पता हुआ जनता पार्टी की सरकार थी, रामनरेश यादव मुख्यमंत्री थे और जो है बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थी। उसके बाद में भी 1979 से लेकर के 1980 तक फिर आपकी जनता पार्टी की सरकार रही, बनारसी दास गुप्ता जी जो है उसका मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में आपके राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह रहे, बीपी सिंह रहे, कई लोग रहे, रामप्रकाश जी भी रहे। तो ये लोग मुख्यमंत्री तब तक आपको नहीं समझ में आया। आप जब आज निकल करके दिख रहा है, आज आपकी राजनीति फुट कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार थी या विपक्ष के लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। अब ये अभिषेक की जरूरत है कि आप खुदाई नहीं करिए, इसीलिए बना था ना पश्चिम 1991 कि आप खुदाई करते रहेंगे तो सौहार्द सभ्यता आती रहेगी, तो फिर खुदाई चलती रहेगी। हमारा जो अभी का कहना है कल्चर, अभी का कल्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान को तो वही तो है, संविधान के हिसाब से ही कोर्ट जो है चीजें तय कर रहा है। ठीक है पूजा जी। फजील भाई देखिए, संविधान जैसा पूजा जी ने कहा उससे ऊपर कोई नहीं है, ना हम ना आप, इस देश का कोई भी इंसान उस संविधान से ऊपर नहीं है। उस संविधान के हिसाब से ही कोर्ट जो है वो चीजें तय करता है। तो कोर्ट अगर कहीं कुछ सर्वे की बात करता है, कहीं खुदाई की बात करता है, उससे भी क्यों तकलीफ होने लगती है फिर? फजील भाई शायद म्यूट हैं आप। नहीं हम म्यूट नहीं है, वहीं से म्यूट कराया आपने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए। अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा आपके चैनल पर, बस ये आखिरी है आज। अगर म्यूट कराना है तो फिर बुलाइए मत। नहीं, या अगर यही भाईचारा है भाई के नाते, नहीं ये गलत तरीका है। आप नहीं फजील एक तो बोलने नहीं देते हैं, बीच में आप बोलते रहते हैं। नहीं अब देखिए आपका समय है, आपका समय है, बोलिए बोलिए। अब चुप रहिए थोड़ा। देखिए बनारस की मस्जिद का जो केस चल रहा था, जज साहब ने बहुत ज्यादा संविधान से अलग हटके बहुत से ऑर्डर्स दिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया
और जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन उनको लाभ का पद दे दिया गया। तो जज भी तो हमारे बीच का ही व्यक्ति है ना, लालच तो उसके मन में भी होता ही है। तो हम लोग की आपत्ति ये होती है कि जब आप जजेस को इतना ज्यादा प्रलोभन देंगे तो दूसरे लोग भी लालच में आ सकते हैं। और दूसरी एक बात हम बता रहे हैं, आपको समय कम है इसलिए बता दे रहे हैं कि पूरा समय है, आप रिलैक्स होके बोलिए, पूरा समय है। सुनिए, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि कांग्रेस का ये हाल क्यों हो गया देश में। तो मैंने कहा हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के तिवारी जी। तिवारी जी हैं तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, लेकिन वोट देते हैं भाजपा को। तो उनके जब अपने जिला अध्यक्ष लोग का भी वोट उनको नहीं मिल रहा है तो वो तो कांग्रेस का वो हाल होगा ही ना। तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा के एजेंटों को पाल रखी हैं, तो कहां से आगे बढ़ेंगी? वो तो उनका वही हाल रहेगा, विपक्ष में ही जिंदगी भर उनको बैठना पड़ेगा। जब उनको देश की सियासत नहीं पता, किसी की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पता, देश की संस्कृति, इस देश के अंदर अछूत को किसने तिरस्कार किया? किसके वेदों में लिखा है कि अछूत को जो है पानी मत पियो, उनको मारो, उनके कान में शीशा पिघला के डालो, उनकी जबान काट लो? किसके वेदों में लिखा है? किसके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 85% आबादी को जो है उनको सामान्य जिंदगी मत जीने दो? ये हम थोड़े लिख रहे हैं, इस्लाम में थोड़े लिखा है। आज अगर हम लोग जब हम ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ी जाति जब हम बात करते हैं, अगर कुछ 90% मुसलमान पिछड़ी जात में है। कोर्ट तो जब हम पिछड़ी की बात कर रहे हैं तो मुसलमान अपने आप उसमें आ गया। अभी दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही और आपको भी आईना दिखा दिया उन्होंने, इतिहास की क्या होती है उन्होंने आपको भी आईना दिखाया। भले आप देखिए चाहे मत देखिए, जब पिछड़ी जात की हम बात करते हैं तो 90% मुसलमान पिछड़ी जात में आते हैं और बाकायदा उनको रिजर्वेशन मिल रहा है पिछड़ी जात का। तो उसमें पिछड़ी जात कहो तो मुसलमान भी आ जाते हैं। और जो तिरस्कार और अपमान आज इस सरकार में भी जो अपमान और तिरस्कार किसको मिल रहा है? पिछड़ी जाति को। खुद भाजपा के डिप्टी सीएम है, सवाल आपको उनको अखिलेश जी, मैं तो यही पूछ रहा था ना कि अगर कोर्ट डिसाइड करता है तब क्या दिक्कत होती है? अखिलेश जी मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है ना, उनको अखिलेश जी स्टूल मंत्री कहते हैं। वो खुद उनको स्टूल मंत्री कहते हैं कि स्टूल पर उनको बैठाया जाता है। उनको अपनी प्लेट में खाना नहीं दिया जाता है, जहां वो सारे लोग स्टील की प्लेट में खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए फजील भाई, बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो संविधान है, जो कोर्ट है, जो जज है, उन पे भरोसा है और वो रखना पड़ेगा। तिरस्कार अपमान जो है और नहीं होना चाहिए किसी का भी। और देखिए पैनल में जो लोग हैं सभी हमारे लिए सम्मानीय है। जितना सम्मान रत्नाकर भाई का, उतना ही आपका भी सम्मान है। का नाम लिया आप, फिर गलत जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो अपने जिले के तिवारी जी का नाम लिया, वो है कांग्रेस के अध्यक्ष। अरे दादा मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ ये हाल हो गया। इस पैनल में जितने लोग हैं सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं। और अगर आप मेरे डिबेट में नहीं आएंगे, मैं आपके घर आकर के चाय पी करके उसके बाद डिबेट में लेकर के आऊंगा, ठीक है? नहीं, वो बात नहीं है, वो हमारा आपका स्नेह तो है, लेकिन आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। ये बिल्कुल नहीं, न्यूज इंडिया पे हर किसी की आवाज नहीं दबेगी। बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।